to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Hindu women inheritance rights. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian society point of view, especially from the subtopic women issues point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो एज वी हैव सीन दिस आर्टिकल इज अबाउट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ ऑफ हिंदू कम्युनिटी। सरल शब्दों में बोले तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे जनरेशन को अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, उसके लिए जो कानून है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, उससे रिलेटेड ये न्यूज आर्टिकल है। तो देयर इज अ लॉ नोन एज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन और आवर प्रीडेसेसर्स if you belong to Hindu community. And the same law, Hindu Succession Act of 1956, is applicable for Sikh, Jain and Buddhists also. जबकि इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 इज एप्लीकेबल फॉर पारसीज एंड क्रिश्चियंस एज फार एज देयर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज कंसर्न्ड, while Shariat law of 1937 guides the इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स इन इंडिया। लेकिन ये जो शरीयत एक्ट है या शरीयत लॉ ऑफ 1937, इट हैज़ बिन नॉट कोडिफाइड येट, मतलब अभी तक इसको लीगल शेप नहीं दिया गया। इट इज़ नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये बस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माना जाता है, उसके हिसाब से वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। बट इट हैज़ नॉट बीन गिवन अ कोडिफाइड शेप, मतलब इसको लीगल सिस्टम में फॉर्म नहीं दिया गया है। अब जरा देखते हैं, दिस आर्टिकल इज अबाउट हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट। तो हिंदू के लिए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट है ऑफ 1956। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, दैट इज बेस्ड ऑन मिताक्षरा फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। तो देखो, हिंदुइज्म के अंदर भी तो कई सारे फिलॉसफी हैं। आपको पता है कि हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एंड साइमल्टेनियस फिलॉसफीज़ हैं। तो जहाँ तक इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के भी हिंदुइज्म का अंडरस्टैंडिंग है, उसमें भी अलग अलग तरह की फ़िलॉसफी हैं, अलग अलग तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपर्टी कैसे पास होनी चाहिए। तो ये एक आप डिफरेंस देखेंगे हिंदुइज्म रिलीजन में और बाकी सारे रिलीजन के बीच में। खासकर बाकी सारे रिलीजन के एक अपने प्रॉफिट होते हैं, एक अपना उनका प्रॉपर रिलीजियस टेक्स्ट बुक होता है जिसके बेसिस पे उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। बट हिंदुइज्म इज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे ऑफ लाइफ दैट हैज़ बिन मर्ज टुगेदर। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी हिंदुइज्म में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल बीफ भी खा लेते हैं। और इसी हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी भी तरह का नॉनवेज प्रोडक्ट खाना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। तो हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें अलग अलग ट्रेंड्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इटसेल्फ। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉ को भी ले करके भी कि लॉ कैसे इनहेरिट करना है, उसको आई मीन प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट करना है, इसको लेकर के भी देयर आर टू बेसिक थॉट्स और टू बेसिक फिलोसफीज। वन इज नोन एज मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, अनदर वन इज नोन एज दया भाग स्कूल ऑफ थॉट। तो देखो, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट is followed or has been followed in ancient time in rest of India, जबकि ये दया भाग has been followed only in Bengal। अब मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है हिंदुइज्म के अंदर कि देयर विल बी ओनरशिप ओनली टू द मेल हिंदू अपॉन हिज बर्थ। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो मिताक्षरा हिंदुइज्म की फिलॉसफी कहती है कि एक बार जब माँ बाप का कोई चाइल्ड होता है, तो जो मेल चाइल्ड होता है जैसे ही उसका जन्म हो जाता है, दैट मेल चाइल्ड इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जॉइंट ओनर और को ओनर अलॉन्ग विद द फादर।
यानी कि जो फीमेल चाइल्ड है यानी कि डॉटर को कोई भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं है, जो मेल चाइल्ड है जो सन है उसको प्रॉपर्टी का अधिकार है, और जैसे ही उसका जन्म होता है वो प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है अपने फादर के साथ। तो दोनों ज्वाइंट ओनर हो गए, फादर एज वेल एज सन, जबकि मदर एज वेल एज डॉटर का कोई भी अधिकार प्रॉपर्टी पे नहीं है अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। जबकि दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदुइज्म क्या कहता है कि द ओनरशिप राइट्स बिलोंग टू बोथ सेक्सेस। तो सन एज वेल एज डॉटर दोनों ही प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं। जो सन होता है उसकी जो प्रॉपर्टी की जो राइट्स है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर। तो एक बार जब फादर की डेथ हो जाएगी तभी जाकर के सन की जो प्रॉपर्टी राइट्स हो वो एक्टिवेट होती है, तभी जाकर के वो प्रॉपर्टी राइट को ले सकता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, मिताक्षरा कहता है कि सिर्फ सन प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है फादर से, और वो भी जैसे उसका जन्म होता है तब से ही वो अपने फादर के साथ ज्वाइंट ओनर बन जाता है प्रॉपर्टी का। जबकि दयाभाग कहता है कि सन एज वेल एज डॉटर बोथ सेक्सेस कैन अडॉप्ट और इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर लास्ट जनरेशन, और जो प्रॉपर्टी का एक्टिवेशन है मतलब प्रॉपर्टी की ओनरशिप है दैट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर। अब समझते हैं ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, दैट इज बेस्ड ऑन मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि इसके हिसाब से ओनली मेल कैन बी ए लीगल सक्सेसर एज फार एज इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज कंसर्न। तो इस कारण से जब 1956 का एक्ट बना था तो उसके बाद से जो सिर्फ फैमिली के अंदर सन होते थे, जो मेल चाइल्ड होता था वही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता था। लेकिन ये इस तरह का एक्ट ऑफ कोर्स आपको सुन के ही लग रहा है डिस्क्रिमिनेटरी है, सो इट इज़ वायलेटिंग इवन आवर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 51A which says that there shall be no discrimination only on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. So this is a kind of discrimination on the basis of gender. सो इस कारण से 174th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन दैट वाज ब्रॉट इन 2000 उसने सजेस्ट किया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड किया जाए और इसमें वीमेन एज वेल एज मेल दोनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जाए। इट सजेस्टेड कोपैरेसेनरी मतलब इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू बोथ सन एज वेल एज डॉटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन दिस suggestion was accepted. Co-parcenary was accepted and both son as well as daughter were given equal rights as far as inheritance of property is concerned. An amendment was brought in section 6 of Hindu Succession Act of 2005 और ये amendment को implement किया गया from 9 September 2005 और उसके साथ ही अब विमेन को भी इक्वल राइट दे दिया गया एट पार विथ मेन, यानी कि अब फादर से जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसके बच्चों में चाहे वो सन हो या डॉटर हो उसमें बराबर बराबर बटेगी अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इन सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। बट अब करेंट डिस्प्यूट समझते हैं। दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट ऑन 9 सितंबर 2005। तो उसके बाद एक दूसरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि उन सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का क्या होगा जो इस जजमेंट से या इस एक्ट से पहले आया था। देखो ये एक्ट तो 2005 में आया है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन और डॉटर के बीच में बराबर बराबर बटेगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या, उस फादर की प्रॉपर्टी का क्या जो मान लो फादर पहले ही मर चुका है, 9 सितंबर 2005 से पहले ही फादर की डेथ हो चुकी है, डेथ बिफोर 9 सितंबर 2005, और उसकी प्रॉपर्टी सन के पास ऑलरेडी जा चुकी है अकॉर्डिंग टू द अर्लियर एग्जिस्टिंग लॉ। अर्लियर एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से तो फादर की प्रॉपर्टी सिर्फ सन के पास जानी थी, तो फादर की डेथ हो चुकी थी इस लॉ से पहले और सन ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी ले चुका है। तो अब क्या उस केस में वापस से डॉटर के साथ वो अपनी प्रॉपर्टी शेयर करेगा या नहीं? सरल शब्दों में बोले, आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ द बेसिक क्वेश्चन वाज वेदर द लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर ए फादर हु वाज डेड बिफोर 9 सितंबर 2005 एंड द सन हैज ऑलरेडी गॉट द प्रॉपर्टी। दूसरे शब्दों में बोले तो विल दिस लॉ बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जिस तारीख को ये कानून बनाई गई है उसके पहले की तारीख से क्या इस कानून को अप्लाई किया जाएगा या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2015 इन प्रकाश वर्सेस फूलवती केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वुमेन विल नॉट गेट को-पार्सेनरी राइट इफ फादर वाज डेड बिफोर 9 सितंबर 2005। तो यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। 9 सितंबर 2005 जब से ये कानून लाया गया है उसके बाद से अगर फादर की डेथ होती है तो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन एंड डॉटर के बीच में बराबर बराबर बटेगी
उसके पहले के इस तरह के डिस्प्यूट्स में सन और डॉटर के बीच में बराबर बराबर प्रॉपर्टी नहीं बटेगी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन प्रकाशवती वर्सेस फूलवती केस। लेकिन अब जो करंट न्यूज है वो यही कह रहा है, द करंट न्यूज हैज रिवर्स्ड दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वाज गिवन इन 2015। करंट न्यूज देखो, जो प्रकाश वर्सेस फूलवती वाला केस था, दैट जजमेंट वाज गिवन बाय 2 जजेज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उससे हायर जजेज यानी कि 3 जजेज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज बेंच ने कहा है, जिससे रिलेटेड ये करंट न्यूज है, that woman enjoys her co-parcenary rights irrespective of her father is dead or alive on 9 September 2005। तो यानी कि 9 सितंबर 2005 से पहले भी अगर उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और सन ने अगर प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर भी लिया था, तो भी वुमेन के साथ अब वो यानी कि उसकी बहन के साथ अब वो राइट प्रॉपर्टी राइट बराबर बराबर शेयर करेगा। सो नाउ दिस वॉन्ट बी अ कट ऑफ डेट कि 9 सितंबर 2005 से पहले ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, 9 सितंबर 2005 के बाद ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, नाउ दिस कट ऑफ डेट हैज बीन रिमूव्ड। The next article is taken from international segment. It is about a vaccine created by Russia for COVID-19 जिसका नाम है Sputnik 5. This topic is important from our syllabus paper 3 governance public health point of view. तो देखो न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले क्या है। रसिया ने क्लेम किया है कि उसने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बना लिया है दैट इज़ रेडी फॉर ह्यूमन यूज, जिसका नाम उसने दिया है स्पुटनिक 5। Sputnik 5 has been given by Russia. The name has been given with reference to Sputnik 1, that was world's first artificial satellite launched in 1957 during space race. ये टाइम आपको याद होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। दिस वाज द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर एरा, जिसमें यूएस और यूएसएसआर के बीच में स्पेस रेस लगा हुआ था, आर्म्स रेस लगा हुआ था, न्यूक्लियर रेस लगा हुआ था कि कौन पहले न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, स्पेस में कौन पहले जाता है। तो रसिया सबसे पहले उसने स्पेस में अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दिया स्पुटनिक 1। तो उसके जवाब में फिर यूएस ने मून के ऊपर अपना एस्ट्रोनॉट भेज दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो इस तरीके से स्पेस रेस के टाइम में ही ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 बना था, जिसके नाम के बाद अब ये इस वैक्सीन का नाम स्पुटनिक 5 दिया गया है। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कंफर्म किया है कि ये जो वैक्सीन है इसने सारे इंपॉर्टेंट ट्रायल्स फेज को कवर किया है। सो इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज एंड दिस vaccine has been developed by a Moscow based institute known as Gamaleya Institute and रसियाज की जो कंपनी है सिस्टेमा, वो ऑलरेडी अब इसका मास प्रोडक्शन इस वैक्सीन का स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन इस वैक्सीन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड हैं। देखो कई सारे वैक्सीन हैं जो इस पर्टिकुलर स्पुटनिक वैक्सीन से काफ़ी आगे थे। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन काफ़ी आगे था, उसकी फ़ेज़ 2 ट्रायल कब की हो चुकी है। मॉडर्ना का वैक्सीन इससे आगे था, उसकी फ़ेज़ 2 ट्रायल कब की हो चुकी है। और सबसे बाद में इसकी फ़ेज़ 1 की ट्रायल स्टार्ट हुई और इसका तीनों फेज़ का ट्रायल कंप्लीट होकर के ह्यूमन यूज के लिए रेडी है। दैट थिंग इज़ नॉट ईजिली बीइंग एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के कई सारे कंट्री इस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। WHO ने भी इस पर क्वेश्चन रेज किया है कि दिस वैक्सीन माइट नॉट बी कम्प्लीटली सेफ फॉर मास यूज। इसको रिगरस टेस्ट पे रखना होगा, इसको धीरे धीरे अभी और टेस्ट करना होगा ह्यूमन ट्रायल, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ रेडी फॉर मास यूज। रसिया हैज़ perhaps made a immature announcement that the vaccine is ready for mass use. Please attempt this question that is based on this topic. You can also submit the answer in the comment section. And if you have any doubt regarding this question, I can also answer in the comment section. The next article is taken from environment segment. It is regarding World's Elephant Day. सो इस आर्टिकल में एलिफेंट्स के बारे में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग एलिफेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करेंगे दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो एलिफेंट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो इस आर्टिकल को क्यों पब्लिश किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। आज यानी कि 12 अगस्त इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर एज वर्ल्ड एलिफेंट डे और इस ओकेजन पे ये आर्टिकल एलिफेंट्स के ऊपर आया है। तो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि एलिफेंट्स की स्पेसीज किस किस तरह की होती हैं। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड एशियन एलिफेंट्स। दोनों के बीच का डिफरेंस भी जरा देख लो। अफ्रीकन एलिफेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है, एशियन एलिफेंट्स की हाइट थोड़ी कम होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का ईयर साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज ईयर होते हैं, जबकि इंडियन एलिफेंट्स या एशियन एलिफेंट्स के ईयर साइज़ स्मॉल होती है।
अफ्रीकन एलिफेंट्स के सबके टस्क होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके टस्क होते हैं, इस तरह के दांत होते हैं। और वो दांत टस्क लंबे भी होते हैं, कई बहुत ज़्यादा। जबकि इंडियन एलिफेंट में सिर्फ मेल का टस्क होता है और वो टस्क का साइज भी छोटा होता है। इंडियन एलिफेंट का जो रियर फीट है उसमें 4 नाखून होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट का जो रियर फीट है उसके 3 नेल होते हैं। आपको ये सब इन्फॉर्मेशन सुन के फ़नी लग रहा होगा और इलॉजिकल, मीनिंगलेस लग रहा होगा, फ्रीवलस लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में वो पूछ लेते हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम कवरिंग ऑल दीज फैक्ट्स। उसके अलावा देखो, अफ्रीकन एलिफेंट्स के अंदर भी 2 सब कैटेगरी है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट, जबकि एशियन एलिफेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। अब जरा देखते हैं इस आर्टिकल में जिस टॉपिक पे, जिस थीम पे फोकस किया गया है वो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हाल फिलहाल में इंसानों और एलिफेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। इस कारण से कई सारे एलिफेंट्स मारे जाते हैं और कई सारे इंसान भी मारे जाते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो 2 मेन कारण हैं। रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, जब हमने फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस कर दिया तो नेचुरली एलिफेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है बट टू रेड इन द विलेज एरिया, दैट लीड्स टू ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। और दूसरा ह्यूमन इंक्रोचमेंट, हम खुद जंगलों में जाते हैं और पोचिंग के लिए जाते हैं और जंगल के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं, दैट लीड्स टू ह्यूमन एनिमल और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। हम लोग एलिफेंट्स के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे रोड्स बना देते हैं, रेलवेज बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा देते हैं जो एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स हैं, और इस कारण से एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो एलिफेंट कॉरिडोर को जब हम टेम्पर करेंगे तब ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होना मस्ट हो जाएगा और अनअवॉइडेबल हो जाएगा। तो जरा समझते हैं कि आखिर ये एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं क्या एंड व्हाई वी शुड नॉट टेम्पर विथ एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो देखो, एलिफेंट जैसा कि आपको पता है बहुत बल्की जानवर होता है और वो झुंड में भी रहता है, वो अकेले जनरली रहता नहीं, वो हर्ड में रहता है, झुंड में रहता है और बल्की होता है। तो इस कारण से खाता भी बहुत है, सिंस इट साइज इज बल्की, और ये झुंड में रहता है। तो ये लोग जिस भी जंगल में रहते हैं, जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं, ये लोग बहुत जल्दी 15-20 दिनों में उस पूरे जंगल के आसपास के एरिया को खा जाते हैं। वो जो वेजिटेशन है उसको बहुत हद तक डिप्लीट कर देते हैं। तो एक बार जब आसपास का जंगल का एरिया डिप्लीट हो जाता है, देन दे मूव टू द नेक्स्ट जंगल, नेक्स्ट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। और जब वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, देन दे मूव थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर्स। ये कॉरिडोर्स प्रॉपरली डिफाइंड है, कई जमाने से, सालों से बना हुआ इन एलिफेंट्स का, और वो एक जंगल से दूसरे जंगल में इस कॉरिडोर्स की मदद से जाते हैं और फिर दूसरे जंगल में रहते हैं। वो 15-20 दिन, 1 महीने वहाँ के वेजिटेशन को खाते हैं, वापस से वो लौट करके किसी तीसरे कॉरिडोर में जाते हैं। इस तरीके से एलिफेंट सर्वाइव करते हैं। अब हमने किया क्या है, इन दिस मॉडर्न एज ऑफ डेवलपमेंट, हमने रोड्स बना दिए इन कॉरिडोर्स पे, हमने इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा दी है, रेलवे लाइन बिछा दिया है। तो नेचुरली जब अब एलिफेंट्स इस कॉरिडोर से गुजरते हैं, दैट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट एंड दैट लीड्स टू डेथ ऑफ बोथ ह्यूमन एज वेल एज एलिफेंट। तो इस कारण से एलिफेंट कॉरिडोर्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। व्हाई वी शुड कंजर्व एलिफेंट्स, वो भी जरा देख लेते हैं। ऑफ कोर्स एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है हमारे देश का, इट इज़ हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, सो इट मस्ट बी कंजर्व्ड। उसके अलावा जो ये हमारा एशियन एलिफेंट है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है अंडर IUCN रेड डाटा बुक। तो ऑफकोर्स हमें इसको कंजर्व करना चाहिए और हमें एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो देखते हैं व्हाट हैव बीन द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड सो फार टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स इन आवर कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है, गज यात्रा इनिशिएटिव लाया गया है, एलिफेंट सेंसस कराया जाता हमारे देश में। दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज दैट हैव बीन ब्रॉट टू कंजर्व एलिफेंट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। तो एक एक करके इन सारे स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट एलिफेंट। दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट वाज स्टार्टेड इन 1992। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब आप समझते हैं कि इट विल बी पार्शियली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 1992 में लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी सरल है, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर कॉरिडोर्स एंड टू अवॉइड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, जरा इसको ध्यान से देखो, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। कैप्टिव एलिफेंट्स मतलब वो एलिफेंट जो जू वगैरह में जिनको कैप्चर करके हम रखते हैं, उनका भी वेलफेयर इंश्योर करना इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का काम है। इसमें किया क्या जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो अपने अपने स्टेट्स के जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखें। ये देखो, ये सारे जो
4 जोन हैं इंडिया के। दीज आर द जोन्स वेयर एलिफेंट्स आर मोस्टली फाउंड। थोड़े बहुत उत्तराखंड वाले एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एलिफेंट्स बहुत सारा पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में एलिफेंट्स पाए जाते हैं और साउथ इंडिया में एलिफेंट्स पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया के इस वेस्टर्न साइड में एलिफेंट्स नहीं पाए जाते हैं नेचुरली। अब दूसरा इनिशिएटिव देखते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इज गज यात्रा इनिशिएटिव। तो ये गज यात्रा इनिशिएटिव इज अ कैंपेन विच फोकसेस on protecting elephant corridors and making it free from human interference. So this Gaj Yatra initiative has been started by the government of India, जिसमें important elephant corridors को identify किया गया है across 16 states of India, और उन elephant corridors को protect करके रखा जाएगा from any kind of human interference। ना रोड बनाया जाएगा, ना रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी जिससे elephant corridor डिस्टर्ब हो और ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़े। उसके अलावा एलिफेंट सेंसस कराया जाता है हर 5 सालों पे, ताकि हमें एलिफेंट्स के नंबर्स पता चलते रहे कि एलिफेंट्स कितने हैं और हम उस हिसाब से उनकी कंजर्वेशन कर सकें। अगर एलिफेंट्स की नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम में कम हो रही होगी तो वहाँ पे हम क्या कारण है एलिफेंट्स के नंबर कम होने का, उसको जान करके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं ताकि एलिफेंट्स के पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। एलिफेंट सेंसस देखो हर 5 साल पे होती है। लास्ट टाइम दिस एलिफेंट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2017। उसके हिसाब से हमें पता चला था कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, लगभग 6000 एलिफेंट्स हैं कर्नाटका में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आसाम आता है जहाँ पे 5719 एलिफेंट्स हैं। दिस इज द नंबर ऑफ सेंसस, एलिफेंट सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन 2017। अब एक स्पेशल इनिशिएटिव देखते हैं जो आसाम के अंदर लिया गया है टू अवॉइड एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। दिस स्पेशल इनिशिएटिव, इसका नाम है जंबो खेती। तो ये देखो ये कार्बी एंगलोंग वाला हाईलैंड है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू है, यहाँ जो येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट किया। इस पर काफ़ी सारे एलिफेंट्स रहते हैं और ये एलिफेंट्स इन जंगलों में, कार्बी एंगलोंग वाले प्लेटू के जंगलों से नीचे उतर के गांव के एरिया में, जो हमारा विलेज एरिया है और जो उसके जो एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं वहाँ अटैक करते हैं, क्रॉप रेड करते हैं फॉर फूड। तो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दीज एलिफेंट्स डूइंग क्रॉप रेड इन दिस विलेज एरिया, असम के कुछ फार्मर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है जंबो खेती, खासकर इस कार्बी एंगलोंग वाले एरिया में। इस जंबो खेती में किया गया है कि लगभग 203 हेक्टेयर एरिया यहाँ पे, जो बिल्कुल कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नीचे विलेज के बीच का जो लगभग 203 हेक्टेयर एरिया को खाली छोड़ दिया गया है, इसको डिवेट कर दिया गया है फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और इस एरिया में खेती की जा रही है पैडी की, जैक फ्रूट की, बनाना की, नेपियर ग्रास। आपको पता है नेपियर ग्रास एलिफेंट्स बहुत पसंद करते हैं, ऑटोंगा विच इज ऑल्सो नॉन एज एलिफेंट एप्पल। वो सब यहाँ के आसपास के विलेजर्स आकर के यहाँ पे ये सब खेती करते हैं और खेती करके छोड़ देते हैं, खुद नहीं कंज्यूम करते हैं इसको, ताकि एलिफेंट्स ऊपर से आए कार्बी एंगलोंग वाले एरिया से इस जंबो खेती वाले रीजन में अपना खाना खाएं और वापस ऊपर चले जाएं। इससे होगा क्या कि एलिफेंट्स विल नॉट मूव फर्दर एंड दिस विल अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन human and elephants. So this jumbo kheti is a new initiative. It's an innovative method that has been brought in Assam to avoid man-elephant conflict. इस तरह का अप्रोच बाकी सारे स्टेट्स में भी लिया जा सकता है। सो यू कैन यूज इट एज अ केस स्टडी, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट क्लॉज 6 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ASU. This topic is important from our syllabus paper 6 असम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रीफली एक बार क्लॉज 6 को रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो कई दफ़ा हमने इसको पढ़ा हुआ है बट एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, आप सबको एक बात तो पता ही है कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद कई सारे इलीगल बांग्लादेशी हमारे इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स में इंटर कर गए, राइट फ्रॉम बिहार टू वेस्ट बंगाल टू असम। तो ये इलीगल तरीके से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के कारण इन सारे नेबरहुड स्टेट्स में काफ़ी सारा प्रेशर आने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस आने लगा, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगी और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बिगड़ने लगी। तो इस कारण से आसाम के अंदर, क्योंकि आसाम के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स सबसे ज़्यादा था, तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ against this illegal Bangladeshi immigrants. This protest was mainly led by student organization All Assam Student Union. ये तो आप जानते ही हैं कि आसू ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था। इसका नाम था आसाम मूवमेंट इस प्रोटेस्ट का, और ये मूवमेंट 6 सालों तक चला, राइट फ्रॉम 1979 टू 1985। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी दे हैड टू लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज। मोर देन 800 Assam students had died because of this police atrocities in this period.
और फाइनली जब असम आसू नहीं माने, असम के स्टूडेंट्स ने अपना फिर भी मूवमेंट चालू रखा डिस्पाइट ऑल दीज एट्रोसिटीज़, तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ा, झुकना पड़ा, और 15 अगस्त 1985 को एक अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आसाम रिप्रेजेंटेटिव, और इस अग्रीमेंट का नाम है, ब्रीफली हम इसको कहते हैं, आसाम एकॉर्ड। और इस आसाम एकॉर्ड में दो मेन डिमांड्स रखे गए थे आसू द्वारा, आसाम रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। पहला डिमांड था टू वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ आसाम, तो जो लोग भी इलीगल तरीके से आसाम के अंदर घुसे हुए उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको आसाम से बाहर भेजा जाए। और दूसरा डिमांड रखा गया कि आसाम का जो लोकल कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसको कंजर्व करके रखा जाए। तो पहले डिमांड के लिए फिर भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, दे विल ब्रिंग एनआरसी, वो एनआरसी को अपडेट करेंगे और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आसाम से बाहर भेजा जाएगा। अब वो बात अलग है कि इस एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने बहुत सारा लंबा वक्त ले लिया। 2013 में एनआरसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो 28 सालों बाद 1985 में एग्रीमेंट साइन हुआ था आसाम अकॉर्ड, और 28 सालों बाद 2013 में वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एनआरसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आ गई, जिससे एनआरसी लाने का बहुत सारा पर्पस डिफीट हो गया। तो अब दिस इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट डिमांड। तो मोर और लेस पहला डिमांड तो अच्छे से फुलफिल अभी तक तो नहीं हो पाया है। एनआरसी अपडेट होने के बाद भी अभी जो लोग भी लीगल माइग्रेंट्स की तरह आइडेंटिफाई हुए हैं उनको बाहर भेजना बाकी है। उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया गया है, तो फर्स्ट एक्ट तो वैसे भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 800 स्टूडेंट्स ने अपनी सैक्रिफाइस दी और पहला डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। अब दूसरा डिमांड जरा देखते हैं, टू कंजर्व एसएमईज कल्चर, कि भैया हमारे एसएमईज कल्चर को कंजर्व करके रखना है, हमारा लैंग्वेज कल्चर उसे हमें कंजर्व करके रखना है। दिस वाज द डिमांड पुट बाय द एसएमईज रिप्रेजेंटेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद ये आसाम अकॉर्ड साइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो उसका इस आसाम अकॉर्ड के अंदर एक क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया। आसाम अकॉर्ड के अंदर एक क्लॉज 6 दैट सेड दैट यस इट विल फोकस एंड इट विल ब्रिंग इन अ फ्रेमवर्क टू कंजर्व एसएमईज कल्चर। तो क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड देखते हैं वो क्या कहता है। इट रीड्स, constitutional, legislative and administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people। तो सरल शब्दों में क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया जाएगा, नहीं तो लॉ लाया जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन लाया जाएगा, ताकि आसाम के लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, उनका हेरिटेज, आइडेंटिटी को कंजर्व करके रखा जा सके। अब ये भी प्रॉमिस कर दिया आसाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस डायरेक्शन में भी कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए। और लगभग इतने सालों बाद, लगभग 35 ईयर्स बाद, फिर जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे ही फिर एक कमिटी बनाई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमिटी अंडर बिप्लब शर्मा हु इज़ अ रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज। तो एक बिप्लब शर्मा कमिटी बनाई गई, 13 मेंबर कमिटी ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप बताओ हमें व्हाट शुड बी द बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लॉज 6 कोड भी इंप्लीमेंटेड। देखो क्लॉज 6 में तो बस ये कहा गया है ना कि हम एसएमईज कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या क्या फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स लेकर के आएंगे, वो तो क्लियर नहीं है। तो वो सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके लिए बिप्लब शर्मा कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी को जुलाई 2019 में बनाया गया था, और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट असम सरकार को 10 फरवरी 2020 को सबमिट कर दिया। अब ये रिपोर्ट एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, और जो बिप्लब शर्मा कमेटी ने असम सरकार को सौंप दिया। ये पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट नहीं आया कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये रिपोर्ट बिप्लब शर्मा कमेटी ने असम सरकार को फरवरी में ही सौंप दिया था। अब लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और इस रिपोर्ट पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस कारण से आसू के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अब इस रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन कर दिया है। तो ये क्लासिफाइड रिपोर्ट था, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, और इसको पब्लिक के सामने आसू के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रेस मीटिंग बुला करके पब्लिकली ओपन कर दिया है। और असम सरकार का कहना है कि उसने इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया था फरवरी 2020 में ही, यानी कि इसी साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में थी क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के इन आसाम। लेकिन उसके पहले ही आसू ने इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रख दिया।
और जरा ये भी समझ लेते कि आखिर आंसू के पास ये रिपोर्ट कहाँ से आई। तो देखो, मैंने जैसा आपको बताया कि बिप्लब शर्मा कमेटी के अंदर 13 मेंबर्स थे। आउट ऑफ दोज 13 मेंबर्स 3 मेंबर्स तो आंसू के ही थे, और इन तीनों मेंबर्स के पास तो ये इस रिपोर्ट की एक कॉपी थी ही पहले से। इन लोगों ने अब इस कॉपी को लेकर के पब्लिक के सामने ला दिया है थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब दिस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अब इस पे चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने कहा है कि द रिलीज ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इन पब्लिक बाय आंसू वाज अनफॉर्चुनेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ बिप्लब शर्मा कमेटी। उसके पहले ही इन लोगों ने इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रख दिया, ये ठीक नहीं किया। उस पे फिर समुजल भट्टाचार्य साहब ने भी जवाब दिया है कि देखो, ये रिपोर्ट तो 5 महीने पहले ही सबमिट कर दिया था बिप्लब शर्मा कमेटी ने असम सरकार को। अब असम सरकार ने इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया भी है कि नहीं दिया है ये भी हमें नहीं पता। अगर दिया भी है तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज असम गवर्नमेंट चुप बैठी है पिछले 5 महीनों से। इससे ये हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट दोनों ही कमिटेड नहीं है क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने को। इस कारण से मजबूरी में हमें इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लाना पड़ा। अब एक बार जरा ब्रीफली देख लेते हैं कि जब ये रिपोर्ट पब्लिक के सामने आ ही गया है तो इसके अंदर क्या क्या मेजर रिकमेंडेशंस हैं। तो व्हाट आर द बेसिक फ्रेमवर्क दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय बिप्लब शर्मा कमेटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एसएमईज बताया गया कि कौन कौन से लोग एसएमईज की तरह काउंट किए जाएंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज कल्चर। तो वो सारे लोग जो 1 जनवरी 1951 से पहले से आसाम के अंदर रह रहे हैं, वो या उनकी फैमिली, वो सारे लोग एसएमईज माने जाएंगे और उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा देयर विल बी ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आसाम। तो एक अपर हाउस भी बनाया जाएगा आसाम के अंदर। दिस इज अ रिकमेंडेशन, ऑफ कोर्स अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तीसरा, देयर विल बी रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज फॉर एसएमईज पीपल। अब ये रिजर्वेशन कितना होगा? तो रिजर्वेशन मिनिमम 80% हो सकता है, मैक्सिमम 100% हो सकता है। तो आंसू के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि हमने तो अपने तरफ से सजेस्ट किया है कि एसएमईज लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन बिप्लब शर्मा कमेटी ने अपने तरफ से सजेस्ट किया है बाकी मेंबर्स ने कि 80% रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर एसएमईज पीपल इन पार्लियामेंट सीट्स फ्रॉम आसाम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन लोकल बॉडीज। उसके अलावा एसएमईज लोगों के लिए जॉब्स में कोटा होगा एंड देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम फॉर आसाम ऑल्सो। दिस इज द रिकमेंडेशन मेड बाय बिप्लब शर्मा कमेटी। ये कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को किया है या नहीं किया है ये रिपोर्ट सबमिट, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट पे कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ, और इस कारण से आंसू के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन कर दिया है। Let us see some prelims related factual information that came in today's newspaper. Indonesia's Mount Sinabung volcano erupted, sending a column of ash and smoke for more than 16,000 feet into the air. The volcano, which is situated in North Sumatra, has been active since 2010. India and Maldives signed a contract for development of 5 ecotourism zones in Adu atolls in Maldives. COVAX platform of WHO has renewed its invite to countries to join its COVAX facility as an international alliance aimed at accelerating the development and manufacture of novel coronavirus vaccine. International Youth Day 2020 is being observed on 12th August with the theme Youth Engagement for Global Action. That's all from our side for today. Thanks for watching.